So let us discuss schizophrenia. जब हम परिचय की इसकी बात करते हैं तो लेट अस कम टू दी सम हिस्टोरिकल नोट्स। ऐतिहासिक बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। पहली बात यह है, स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है, ये यूं कह लिए एक प्रकार का एक लक्षण है, एक सिम्टम। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया है? 1860 में बेल्जियम एक देश है, तो उसके एक सिकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक, मोरियल उनका नाम था। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जो 13 साल का था उसको ऑब्जर्व किया और उसको पाया कि जब वो क्लासरूम में ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट वाकई में था वो, ही वॉज डूइंग वेल एंड परफॉर्मिंग वेल इन ऑल एकेडमिक परस्यूट्स, बहुत बड़े काम कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उस बच्चे का ना व्यवहार एकदम से बदल गया। अब उस व्यवहार जो बदला उसका, उसमें बदलते हुए व्यवहार में उसमें क्या क्या सिम्टम्स उसमें आए, क्या क्या उसने लक्षण दिखाए। देखिए, जो व्यक्ति स्टडीज में, एकेडमिक्स में इतना ब्रिलियंट हो, समय के साथ उसका उस स्टडीज से, एकेडमिक्स से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, आश्चर्य की बात होगी ना, ये तो अचरज की बात हो सकती है। तो ये साइकियाट्रिस्ट मोरेल के लिए भी एक आश्चर्य की बात थी। जो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नाउ ही स्टार्ट शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडीज। देन जब आपने पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म कर दिया, दिखाना कम कर दिया, ऑब्वियसली योर ग्राफ विल कम डाउन, एकेडमिक जो अचीवमेंट का जो ग्राफ है, इट विल कम डाउन। देन द चाइल्ड स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ सोशली विड्रॉन, अदर सिम्टम उसने दिखाए, जैसे सामाजिक रूप से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, पीयर ग्रुप से, या जो पेट थे उनसे, जैसे पेट, कुत्ता बिल्ली कोई उन्होंने पाल रखा हो, उन सब से वो विड्रॉ करने लगा। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप कोई कुत्ता भौंक रहा है, आप लठ लेके जाते हो ना, हाउ डज डॉग बिहेव, कुत्ता कैसे बिहेव करता है, वो पीछे खिसकना शुरू हो जाता है। तो दैट इज नोन एज द विड्रॉल। तो ये होता है सोशली विड्रॉल, मींस द इंडिविजुअल स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शंस, नॉट ओनली सोशल इंटरेक्शन, आसपास के एनवायरनमेंट से। आसपास का एनवायरनमेंट कौन सा? योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग एल्स। एंड सेक्लूसिव, सेक्लूड प्लेस में अकेलापन। अकेलापन भी दो तरह से होता है। आप रूम में बैठे हैं अकेले, अपने काम में उलझे हुए हैं, एक आप ऐसी जगह ढूंढेंगे घर में जहां पर आपको किसी दूसरे का आना है, दूसरे की उसकी आवाज आपको पसंद हो, दैट इज सिक्लूशन। ऐसा करने लगा वो बच्चा। देन कमाल की बात एक और ऑब्जर्व की गई मोरिल द्वारा, कि जो उसने अभी तक सीखा था एकेडमिक्स में, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी जो लर्निंग की जो मेमोरी थी, दैट स्टार्ट डिमिनिशिंग, डिक्रीज, खत्म होने लगी। वो जो उसने सीखा था उसको कुछ याद ही नहीं है लर्निंग में। यार इस ये सब चीजें आप जब सुन रहे हैं तो याद रखो, पहला पॉइंट, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। देन कम्स द, इतना तक तो ठीक था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कई बार अपने पिताजी की हत्या करने की सोची, आइडिया आया उसके दिमाग में, आइडिएशन ऑफ मर्डर, किलिंग हिज ओन फादर। सी द सिचुएशन, दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल हैज गोइंग सम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन, उसके मस्तिष्क में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा था जिसको प्रेडिक्ट करना संभव नहीं था। और भी अलग अलग उन्होंने सिम्टम्स उसने दिखाए, डिसोरिएंटेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे सिम्टम्स उसने दिखाए, तो सारे नोट किए गए। अब आप देख सकते हैं कि उस समय 1860 में टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो डेवलप्ड। फिर भी जो सेक्रेटरीज थे मोरियल साहब, उन्होंने क्या किया कि ही एट्रीब्यूटेड, उन्होंने मान लिया इस बात को कि इस बच्चे के अंदर जो ये बदलाव आए हैं, साइको बिहेवियरल चेंजेस जो इसके अंदर इसने दिखाए हैं, दीज आर ड्यू टू दी सम जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब उसके जीन ही ऐसे हैं
कुछ जीन ऐसी है जो अब एक्टिवेट हो गई और जिन्होंने उस बच्चे के अंदर इन सिम्टम्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो और उसको उन्होंने एक नेम दिया, डिमेंशिया प्रेकोक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? डिमेंशिया प्रेकोक्स का मतलब ये है कि द मेंटल डिसओरिएंटेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एज, मतलब शुरुआती जीवन में, बचपन के शुरुआती दौर में, लगभग 12-13 साल जैसे बात कर रहे थे, उस समय मानसिक विक्षिप्त थी, उसको उन्होंने नाम दिया डिमेंशिया प्रेकोक्स। लेकिन बाद में और स्टडी की गई और लोगों को ऑब्जर्व किया गया, ऐसे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया, दो सफरिंग फ्रॉम सिमिलर कंडीशंस। देन स्विस साइकियाट्रिस्ट, फिर स्विट्जरलैंड के एक साइकियाट्रिस्ट रहे, मींस द स्विस साइकियाट्रिस्ट ब्लेलो इंट्रोड्यूस द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। उन्होंने उन सिम्टम्स को देखकर डिमेंशिया प्रेकोक्स की जगह एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसका मतलब ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के टुकड़े हो जाना, बट जाना। जिस तरह से पानी की एक बूंद जब है ऊपर से गिरती है तो दैट स्प्लिट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदों में वो विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से द स्किज़ोफ्रेनिया का जो मीनिंग है दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी। उस समय इसको इस प्रकार से समझा गया था और फिर उन्होंने बताया कि ये जो कंडीशन थी ना इस बच्चे की और लोगों की थी, दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड दैट कैन बी टर्म्ड एज द स्किज़ोफ्रेनिया। आशा है यू कुड गेट एंड आपको समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं, नाउ कम्स द डेफिनेशन। परिभाषा तो होती है हर चीज की, परिभाषा गागर में सागर भरने की कोशिश करती है, कुछ शब्दों में उस पूरी अवधारणा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। इसलिए परिभाषा में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं एंड द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट टर्म्स। लेकिन मैं बताता हूं कि डेफिनेशन को कभी रटो नहीं, उसको समझो, उसके हर शब्द पर अपने पैनी नजर डालो। अब बताता हूं आपको। अब देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, किताबों में दी गई हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दी है, बट वो सारी डेफिनेशंस इफ आई स्टार्ट शेयरिंग हियर दैट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। आउट ऑफ दैट आई डिवाइज्ड अ वन लाइनर। मैंने उन सबको देख करके एक लाइन की परिभाषा आप लोगों के लिए तैयार की है, जो फर्स्ट लाइन में है। द फंक्शनल साइकोसिस इन विच इंडिविजुअल लूजेस कनेक्टिविटी विद द रियलिटी। बस ये परिभाषा आप जान लो। अब बात आती है जी इसके शब्दों की। द इन विच इंडिविजुअल, ये सब तो आपको आते हैं। जो इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक है फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल मतलब होता है कार्यात्मक। सो दिस इज आई एम डूइंग ना, दिस इज माय फंक्शन, दिस इज मोटर फंक्शंस रादर वी कॉल इट, मतलब इसमें कुछ मूवमेंट है, दैट इज नोन एज मोटर फंक्शन। यहां पर फंक्शनल का मतलब है कि द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन एंड नॉट ओनली द ब्रेन, द फंक्शन ऑफ योर माइंड ऑल्सो। उस माइंड के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर पोर्शन ऑफ योर ब्रेन है, उसमें देर इज ए चांसेस ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब यहां पर है कॉग्निशन में डिस्टॉर्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज साइकोसिस। कॉग्निशन डिस्टॉर्शन क्या होगा आगे आने वाले स्लाइड में शेयर करूंगा। अब लॉसेस कनेक्टिविटी विद रियलिटी, जो संसार में हो रहा है। भारतीय पारंपरिक साहित्य क्या कहता है? रियल तो कुछ है ही नहीं, सब ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, टेम्पोरल है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में जाते हैं तो जो आसपास आपके जो घटना घट रही है वो सारी रियल है। तो हम उसी रियलिटी को लेकर चल रहे हैं। आप में कभी आप में से कोई बच्चा इस चीज को मानने चले कि रियलिटी कुछ हो रहा है? रियलिटी का मतलब है कि जो चीजें आपके आंखों के सामने, जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, उन सबको रियल माना जा सकता है। तो व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करता है, या जो व्यक्ति उस सच्चाई से, जो उस रियलिटी से अपना कनेक्शन, अपनी कनेक्टिविटी को लूज या कट हुआ पाता है, तो क्या करने लगता है? वो बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाने लगता है जो कि उस रियलिटी से मेल नहीं खाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द स्किज़ोफ्रेनिया। इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसमें आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, फिर अभी बताता हूं। 6 मंथ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका दिया गया है। जैसे मूड डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में बताया गया था ना, डिप्रेसिव स्टेट का 2 वीक का है और मैनिक का 4 और 1 वीक का है, 4 days एंड 1 week।
सिमिलरली इसका 6 मंथ का है। इफ इंडिविजुअल इज डिस्प्लेइंग द सिम्टम्स continuously for the 6 months, then only we can diagnose the individual with that suffering from the schizophrenia. अब आती है एक फेमस किताब है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, जेम्स कोलमन की लिखी गई है। वो कहते हैं कोलमन कि schizophrenia is the descriptive term for a group of psychiatric disorders characterized by gross distortions of reality, withdrawal from the social interactions, and the disorganization and fragmentation of perception, thought and emotion. अगर सीधी सादी बात हम करें इसको तो डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ योर कॉग्निशन मान लीजिए इसको, हम यूं कह सकते हैं इसको। अब इस ये कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है द टर्म विच डिस्क्राइब समथिंग। जैसे फीवर, बुखार है, बुखार भी कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए डिस्क्रिप्टिव टर्म। फीवर, देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ फीवर, तो फीवर इज आल्सो डिस्क्रिप्टिव टर्म। सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया इज डिस्क्रिप्टिव। वो क्या करती है, एक कई सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स की हम बात करें, मनोविक्षिप्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो विकार होते हैं। उस विकारों के वो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, प्रोग्नोसिस, रिस्क फैक्टर्स, एवरीथिंग, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उन सब में भी कुछ आपस में सिमिलरिटी भी होती है, समानता भी होती है। वो अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनमें कुछ समानता भी होती है। उस समानता के कारण उसको एक सूत्र में बांधा गया है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं। पहला पॉइंट, ग्रोस डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी। जो सच्चाई है आपके सामने जो घटित हो रहा है, डिस्टोर्शन का मतलब होता है विकृत हो जाना। वो रियलिटी में अपने आप को व्यक्ति ढाल नहीं पाता है और उसको वो रियलिटी बहुत विकृत रूप में दिखाई देती है। विकृत रूप का एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे बचपन में आपने छोटे छोटे घरौंदे बनाए होंगे, हम मिट्टी में, रेत में खेलते थे, पैर फंसा के उस पर मिट्टी ऐसे ऐसे पीट देंगे उसको, फिर पैर बाहर खींचेंगे तो एक छोटा सा घर बन जाता था। पता नहीं आप लोग खेले कि नहीं। हम लोग उसके अंदर से हाथ डाल के हम ना मिट्टी बाहर निकालते थे ताकि थोड़ा वो गहरा सा ठीक सा बन जाए, लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है, वो मिट्टी गिर जाएगी वापस। हम कभी बहुत अच्छा घर नहीं बना पाए वो खेलते वक्त उसमें। तो आप देखें, लेकिन आप देखते थे कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता था जिसने बहुत अच्छा बना तो लिया, उसने ठीक ठाक बना लिया, तो उसको तोड़ देंगे, पैर मार के भाग जाएंगे, हाथ मार, वो गुस्सा होगा। तो ना उसकी जो अर्लियर उसकी शेप थी उसको हमने डिस्टोर्टेड कर दिया, विकृत कर दिया। आप समझ रहे हो चीज को, ये डिस्टोर्शन का वर्ड को समझो, क्योंकि मैं इन चीजों पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, तो फिर जब मैं इनको यूज करूंगा टर्म्स को, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू डीपेस्ट कंसेप्ट, बिल्कुल गहराई चुका आप समझ जाओ। तो ग्रोथ का मतलब होता है खूब सारा, एकदम से, ऑलमोस्ट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी। जैसे सच्चाई में आप क्या देख रहे हो, आप आपके पड़ो घर में देखना, अभी आप जहां बैठे हैं लाइट जल रही है, चारपाई है, बेड है, गद्दे हैं, ऊपर छत पे पंखा भी लगा हुआ लेकिन चल नहीं रहा होगा। आपके घर में कोई माता पिता जो आ रहे जा रहे होंगे, भाई कोई बात कर रहे होंगे, बहन कोई कुछ काम कर रही होंगी, एवरीवन इज, दीज आर सम रियलिटी। लेकिन जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो जाता है, उसको इस सच्चाई से विकृति हो जाती है, उसको उसका कुछ का कुछ दिखने लगता है, कुछ का कुछ सुनने लगता है, और पांचों इंद्रियों के साथ ऐसी घटनाएं उसकी होने लगती है। जैसा मोरेल साहब ने बताया था कि वो विड्रॉल फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक अंतक्रिया है, रिलेशन है समाज के साथ, उससे व्यक्ति अपने आप को दूर खींचता हुआ चला जाता है। देन आपका परसेप्शन, प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण क्या है, जैसे मैं पूछूं आपको क्या है ये, आपको इसे 5 उंगलियां, एक अंगूठा, मेरा हाथ, और ये हाथ का निशान भी होता है ऐसा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी है, ऐसे मुट्ठी बन गई सर, ऐसे 1 फिंगर हो गई, इसको एक भी कह सकते हैं। ये क्या चीज है, यू आर परसीविंग दीज थिंग्स, आप इसका परसेप्शन आप कर रहे हो। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए मैं ऐसे हाथ दिखाता हूं, तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, उसको ये कुछ का कुछ दिखाई देगा। हो सकता है इसको ये भैंस दिखाई दे जाए, हो सकता है इसको ये कोई गन बंदूक दिखाई दे जाए, हो सकता है उसको कुछ पानी का गिलास दिखाई दे। वी कैनॉट से, बट वी कैन से वन थिंग क्लियरली, दैट देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाना। जैसे आप कांच को ऊपर से नीचे गिरा दो तो दैट विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन।
दिस वे द परसेप्शन इज फ्रेगमेंटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड। साथ में थॉट्स, विचारधारा, आप सोचते हैं ना कि आप सोच रहे होंगे कि क्लास कब खत्म हो, या कुछ आप सोच रहे होंगे कि हमारा असाइनमेंट आने वाला है, तो आपकी सोच क्या है, एक ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित थॉट प्रोसेस है। बट द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द स्किज़ोफ्रेनिया हैड डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग द थॉट्स, विचारधारा को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एंड इमोशन, संवेगों के साथ भी यही हाल होता है। क्या है सारी चीजें? परसेप्शन है, थॉट है, इमोशन है। व्हाट आर दैट? दे आर द सबसेट ऑफ द कॉग्निशन। कॉग्निशन के हिस्से है ना ये चीजें। तो आप इसको सेफली कह सकते हो डिस्टोर्शन ऑफ द कॉग्निशन, लेकिन प्योरली नहीं है ये, पूरे कॉग्निशन का डिस्टोर्शन नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द कॉग्निशन दैट आर द डिस्टोर्टेड इन स्किज़ोफ्रेनिया। समटाइम मेमोरी में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, अटेंशन में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, उसमें इसको परेशानी होती है। अब मुख्य रूप से किन किन चीजों में डिस्टोर्शन होती है, मैंने उसको अलग से आपको लिख दिया, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल आई रिटन इट। डिस्टोर्शन इन थिंकिंग, यहां परसेप्शन, यहां याद रखना, परसेप्शन का मतलब केवल देखने से ही संबंधित नहीं है। परसेप्शन का मतलब सुनने से भी है, टेस्ट से भी है, खुशबू से भी है, टच से भी है। तो इनसे भी है आपका परसेप्शन का। दिस मीन्स द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू परसीव दिस द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स। जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, इंद्रियां, उनके माध्यम से जो सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है, फिर उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन तो जा रही है। जो स्किज़ोफ्रेनिया का व्यक्ति है, उसकी आंख को ये जो चीज है ना, ये चश्मे का कवर ही दिखाई देगा उसकी आंखों को, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स टू द ब्रेन दैट कम्स डिस्टोर्टेड, वहां वो डिस्टोर्टेड हो जाता है। तब उसको समझ में नहीं आता कि ये चश्मे का कवर है या ट्रक का गियर बक्सा है, उसको समझ में नहीं आएगा ये। दैट इज द परसेप्शन, डिस्टोर्शन इन दी परसेप्शन। लैंग्वेज, मैंने भाषा की बात की है, डिस्टोर्शंस इन लैंग्वेज, इसका मतलब पता समझ गया ना? भाषा में, बोलने में, लिखने में विकृति, संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में विकृति। भाषा में क्या, मुंह से क्या बोल रहा है, क्या निकल रहा है, नो वन नोज, एंड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंडिविजुअल वांट टू एक्सप्रेस और से। देन दीज आर द मेजर डिस्टोर्शंस। सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं आत्म की जो भावना है, उसमें भी डिस्टोर्शन हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है अपने आप को भी, बड़ी समस्या उसको उत्पन्न होती है। और व्यवहार में तो डिस्टोर्शन होना ही होना है। जब थिंकिंग में और परसेप्शन में डिस्टोर्शन हो गया, तो सडनली दैट विल कम आउट in the form of behavior, and certainly there will be a distortion in the behavior, व्यवहार में विकृति। So with these points, with this slide, I had made every efforts to make you understand the basics of schizophrenia. अगर किसी का कोई प्रश्न अभी है, तो you can unmute yourself and you can put up your questions right now, क्योंकि this is a new term for you, new psychological disorder, and almost 2 crore people, 200 लाख लोग पूरी दुनिया में स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हैं। एक अंदाजा है ये मैं नहीं कहता, ना ये मेरा दिल कहता है। कौन कहता है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। वो देखो हिस्टोरिकल नोट से लेकर अभी तक मैंने इसकी डेफिनेशन भी, वन लाइन डेफिनेशन आपके लिए मैंने तैयार की। सो शैल वी मूव अहेड, आगे चलें? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। यस सर। ये लो जी, ग्लोबल इंपैक्ट, जो मैंने अभी बात आपके सामने की है, 2 करोड़ लोग, that is you could get and you can understand the severity of this problem. onset, onset का मतलब होता है जी शुरुआत। ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया चाइल्डहुड, बचपन में इसकी शुरुआत हो जाती है। बहुत कम है ये बात, लेकिन चाइल्डहुड में भी ऐसी बात पाई गई, कई जगह केसेस मिले हैं जिसमें चाइल्डहुड में ही स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई दिए।
मुख्य रूप से टीनेज ईयर्स, किशोरावस्था की दहलीज को जब आप लांघने वाले होते हैं, लेट टीनेज उसी को बोला जाता है, तो उस समय स्किज़ोफ्रेनिया दस्तक देता है। ज्यादातर ये पाया गया है और ये लगभग 30 वर्ष तक के लोगों में इसकी शुरुआत, मतलब 15 से 30 वर्ष तक के बीच में इसकी शुरुआत हो सकती है। वहीं पर महिलाओं में इसका जो शुरुआती दौर है वो लगभग व्यक्ति जब एडल्टहुड की दहलीज पर जब कदम रखता है, मतलब 20 वर्ष के आसपास, गर्ल्स के अंदर 20 वर्ष के आसपास से स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत होती है, ये रिसर्च बताती है। अब आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, दैट इज द प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया एंड रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए, ये 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, टाइप्स नहीं है, दे आर नॉट द टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब आपको मुझे बताना भी पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन में और टाइप में क्या अंतर होता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि सर्टेन कैटेगरीज, सर्टेन कंसेप्ट्स और सर्टेन आइटम्स दैट हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज आर क्लब्ड टुगेदर, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी कुछ विशेषताएं, सारी नहीं, कुछ विशेषताएं एक समान हो तो उनको एक जैसी श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या जाएगा, माउस, मदरबोर्ड, मेमोरी कार्ड, ग्राफिक कार्ड, प्रिंटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, टच पैड, है ना, ये सारी चीजें, स्पीकर्स, दीज आर ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन इनमें से कोई भी सामान नहीं, स्पीकर और माउस भी अलग अलग है दोनों चीजें, लेकिन हार्डवेयर में आते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज देयर वर सम प्रॉपर्टीज, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर, वो किसी एक चीज पर जाकर फिक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है स्किज़ोफ्रेनिया का 2 टाइप से, दैट इज द प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया एंड रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया। तो प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया है, उस प्रोसेस शब्द को साथ आप समझो, प्रोसेस में से एक प्रक्रिया, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। सो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया इज क्रोनिक और बहुत लंबे समय तक रहता है। और प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोजल फैक्टर्स होते हैं, जो कि उसके जिनके कारण से डेवलप होता है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और जेनेटिक्स। अब प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द सोशल सेटअप, जो सामाजिक और आसपास का वातावरण है उसमें व्यक्ति को धीरे धीरे, प्रोसेस की बात की थी मैंने, धीरे धीरे उसकी रुचि खत्म होने लगती है, उसका इंटरेस्ट उस चीजों से वो दूर होने लगता है, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली, ये पॉइंट है प्रोसेस में। रिएक्टिव में क्या है, सडन, एकदम से, ये डिफरेंस है। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, और वो भी क्या है, बहुत ज्यादा, और याद रखना इट टेक फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक। इमोशनल एक्सप्रेशन, ब्लंटिंग ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, ये क्या चीज है, ब्लंट का मतलब होता है जो शार्प न हो, खुंडा बोलते हैं हम तो, मतलब वैसा चाकू, असली वर्ड से जो पैनी चीज होती है उनके लिए ब्लंट वर्ड यूज किया जाता है। ब्लंट मतलब ऐसा चाकू जिसे कुछ कटे ही ना, इसको धार लगवाने की जरूरत पड़ती है ना, उसको ब्लंट बोलते हैं। गर्ल्स जो ब्लंटिंग स्टाइल रखती है बालों का, ब्लंट में क्या होता है, ऐसे आके उनको नीचे मोड़ दिया जाता है, ऐसे बालों को ऐसे मोड़ दिया जाता है, आवाज से मारते हैं ना आपके यहाँ, पता नहीं क्या होता हो, उससे उनको मोड़ देते हैं तो ब्लंट हो जाते हैं। यहीं पर ब्लंटिंग इमोशनल एक्सप्रेशन, व्यक्ति की जो सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, अपने संवेगों को वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो ब्लंट हो जाते हैं। मतलब अगर उसको खुशी की बात है तो कोई उसके चेहरे पर खुशी की कोई भाव नहीं आएगा, दुख दर्द में भी उसका कोई भाव नहीं आता है। दैट इज नोन एज द ब्लंटिंग ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड दैट इज अ ग्रेजुअल एंड दिस विल लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस पॉइंट को याद रखना। देन इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स पैटर्न टू नॉर्मल स्टिमुलाई, जो सामान्य उद्दीपक होते हैं उनके प्रति उस व्यक्ति का क्या होता है, धीरे धीरे जो रिस्पॉन्स है वो इनअप्रोप्रिएट, जो अनुचित
एक प्रकार की वो प्रतिक्रिया देने लगता है। अनुचित प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे कि सामान्य उद्दीपक है, ठंड हो गई, ठंडा होना आजकल तो नॉर्मल बात है ये। अब इसके प्रति अगर व्यक्ति तेज तेज जोर जोर आवाज में चिल्लाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? उसको क्या कहोगे उसे? आप अपना शब्द इस्तेमाल कर लेना उसके लिए। सो व्हाट इज दैट? दैट्स अ काइंड ऑफ इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द नॉर्मल स्टिमुलाई। जैसे अभी कुत्ता भौंक रहा था, अब मैं कुत्ते के पीछे चाकू लेके दौड़ूं, उसको छोड़ूंगा नहीं, ये सिर्फ फोड़ लो अपना, यार मेरे कान भौंक रहा है। दैट इज इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू नॉर्मल स्टिमुलाई। देन दिस लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड। ये ग्रेजुअली होता रहता है ऐसा, और व्यक्ति अगर ऐसा व्यक्ति प्रदर्शन करता है सिम्टम्स का, तो हम कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द आर और शोइंग सम फीचर्स ऑफ प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया। सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई। आंतरिक और बाहरी जो उद्दीपक होते हैं उसके प्रति व्यक्ति बहुत अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्टिव पैटर्न देने लगता है, अबनॉर्मल रिएक्टिव पैटर्न देने लगता है, और ये भी ग्रेजुअली, एकदम से नहीं है। सो ये अगर ऐसी कोई एक्टिविटी उसमें होती है ग्रेजुअली, छोटी एज से, जैसे मैंने आपको बताया अगर बॉयज है तो 15-16 साल की उम्र में, अगर गर्ल्स है तो 20 साल की उम्र में इस टाइप के अगर सिम्टम दिखाने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल might be suffering from schizophrenia, but if we want to classify that individual must be classified or placed into the category known as the process schizophrenia. Okay, बताओ भाई, any question till date or till time? सो गए क्या सभी? नो सर। So okay, so we'll be discussing one more slide, and that slide one is the reactive schizophrenia. Process में क्या होता है? That gradually individuals start showing the symptoms. पहले उनके जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड फॉर्म में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और कमाल की बात आपको बताता हूं कि जब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जब व्यक्ति को होते हैं ना, तो जब व्यक्ति माइल्ड सिम्टम दिखाने लगता है, शुरुआती दौर के जो लक्षण दिखाता है वो बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होते हैं। उस समय लोग उस पर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि ऐसे ही है, कुछ हो गया, हो जाएगा ठीक, कि जो अपनी पढ़ाई का होगा, कुछ उसके सिर पे मार के डाल दिया, कुछ उसके ताबीज बांध दिया, कुछ या उसको कहीं और किसी बाबा के पास ले जाके वो मोर के पंख सिर पे रखवा लाए, वो इस तरह से काम कर लेते हैं। कोई नीम हकीम पे जा खड़े हुए, कोई जिन्नात निकलवा लाया, कोई इस टाइप से एक्टिविटी लोग कर लेते हैं, पर वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उसको लोग ध्यान नहीं देते। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से डिस्टोर्टेड हो जाता है, जब उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, तब उसको लेके जाना शुरू करते हैं डॉक्टर के पास। और ये बता दूं, अगर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर वो इनिशियल स्टेज में उसका ट्रीटमेंट आरंभ हो जाता है, इट कैन बी प्रिवेंटेड। इसकी इंटेंसिटी को और उसको फर्दर लॉस को, डैमेज को बचाया जा सकता है। आप लोग कर सकते हो वो चीज। ओके, सो रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया से ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। रिएक्टिव का मतलब है एकदम से प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना। अब उसमें क्या था, ग्रेजुअल चेंज आते हैं व्यक्ति के अंदर। यहां क्या है, एकदम सडन चेंज। देयर आर टू वर्ड्स, ग्रेजुअल एंड सडन। ओके, तो सडन इज रिजर्व्ड फॉर द रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया एंड ग्रेजुअल इज फॉर द प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया। बट वहां पर जो सिम्टम्स हैं प्रोसेस में, दे आर क्रोनिक एंड फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक रहते हैं। वेयर इस सिम्टम में क्या होते हैं, रिएक्टिव में क्या होते हैं, द सिम्टम्स आर एक्यूट। एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस होता है। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपका मुंह पकड़ के आपके मुंह में 5 गिलास पानी ठोक दूं, क्रोनिक। और किसी दूसरे के मुंह में 2 गिलास, एक्यूट। जबकि जरूरत है कि गिलास की है। देखो समझाने का तरीके में कि वो क्रोनिक है और ये एक्यूट है, दैट्स द पॉइंट। सो यहां पर एक्यूट सिम्टम दिखाई देते हैं, ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, एक कुछ समय के लिए होते हैं। और वो किस कारण से हो सकते हैं, सम स्ट्रेस, कोई दबाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है किसी प्रकार से, या कोई इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो जिसके कारण से व्यक्ति ऐसी प्रतिक्रिया देने लगता है। एंड डियर फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज द रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया। सडन ऑनसेट ऑफ इमोशनल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल, सामूहिक उथल पुथल, गुस्सा, खुशी, दम, परेशानी, कुंठा,
ये सारी चीजें एकदम से टर्मोइल हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी। जैसे क्या कई बार होता है ना, आपके टेबल पे जैसे सामान रखा है, या जैसे कई बार उसमें आप देख सकते हैं चेस जब खेल रहे होते हैं, तो किसी और को खेलना हो या वो बोर लगता है, पकड़ के हिला देगा ऐसे, पकड़ के चेस को हिला देगा ऐसे, वो सारा गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर सामूहिक उथल पुथल होने लगती है, ऊपर नीचे आए इस तरह से इमोशन। एक्सेसिव कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब है इंडिविजुअल फेल्स टू डिसाइड अबाउट सेल्फ, एनवायरमेंट और फैमिली, एनीथिंग एल्स। पूरा कंफ्यूजन हो जाए, क्या करें क्या ना करें। अंत में क्या होता है, कुछ ना करें। क्या पढ़े, जैसे बच्चों के साथ होता है ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और अंत में कुछ नहीं पढ़े, देखा जाएगा। ऐसा कई बार हम करते हैं। ओके नेक्स्ट, नाइटमेरिश एक्सप्रेशंस। नाइटमेयर्स क्या होते हैं, ऐसे सपने जिसमें व्यक्ति डर जाते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन उसके व्यक्ति के व्यवहार पर, चेहरे पर दिखाई देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से दिखने लगता है। सडन चेंज इन बिहेवियरल पैटर्न, व्यवहार में एकदम से परिवर्तन। थोड़ी देर पहले तो कैसा था और अब देखो कितना टेंट्रम कर रखा है, कितना हंगामा कर रखा है। दैट इज सडन चेंज। एंड दिस स्पीच बिकम्स हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड। स्पीच क्या से क्या बोलते हैं, उस समय द पार्ट। सो दिस वे, these are the features of the reactive schizophrenia. So I have given you two kind of classification, process as well as the reactive schizophrenia. So here we end today's topic, and if you have any question you can ask me right now. अभी मुझसे आप पूछ सकते हो अपने प्रश्न। Okay, I think you don't have any question, so we call it day today. That's all for the day. Bye.